हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मिठाई वाला पार्ट 5 के सारांश को जाना। उस पार्ट में क्या है इस सारी बातों को जाना, मिठाई वाले के बारे में बातें और कहानी सुनी। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसका पहला प्रश्न है कहानी से, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो मिठाई वाले के व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना, मतलब बच्चों से मिलना, है ना। तो इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों के मन की चीज़ें लाया करता था, इसीलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। अगर वह हर बार एक ही वस्तु लाता तो उसके पास बच्चों की इतनी भीड़ नहीं लगती, क्योंकि बच्चे बार बार एक ही तरह के खिलौने या मुरली खरीदने उसके पास तो नहीं आते। तो मिठाई वाला बच्चों की इच्छाओं से परिचित था, क्योंकि पहले उसके भी 2 छोटे बच्चे थे। यही कारण था कि वह हर बार अलग अलग चीजें बेचा करता था। महीनों बाद उसके आने का कारण यह है कि वह दूसरे मोहल्लों तथा शहरों में भी जाया करता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाले की वाणी की मधुरता तथा उसका प्रेम, उसके प्यार में, उसके प्रेम में भरी हुई बातें बच्चे तो क्या बड़ों को भी आकर्षित करती थी। वह एक भला व्यक्ति था और उसके निश्चल व्यवहार तथा अपनत्व भरी बातों से बच्चे बड़े सभी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। ठीक है, आइए इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, मतलब बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? आपको जब मैंने कहानी बताई थी तो बताया था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि विजय बाबू ने मुरली खरीदते समय उसका मूल्य पूछा तो मुरली वाले ने स्वाभाविक रूप से ये कह दिया कि औरों को तो 3 पैसे में दिया है, पर उन्हें 2 पैसे में ही दे देगा। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, सबको 2 पैसे में ही दिया होगा, लेकिन एहसान मेरे ऊपर लाद रहे हो। यह सुनकर मुरली वाला कहता है कि ग्राहकों का यह स्वभाव है, दुकानदार कितनी भी हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, ग्राहक यही समझते हैं कि उन्हें लूटा जा रहा है। ठीक है, तो यही वार्तालाप उन दोनों के बीच होता है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चे बेचैन हो जाते थे। जहां तहां खेलते कूदते बच्चे हड़बड़ाहट में अपनी चीजें वहीं छोड़कर खिलौने वाले की ओर भागते थे। आसपास के घरों में भी हलचल मच जाती थी और छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए माएं छज्जों पर से नीचे झांकने लगती थी। खिलौने वाले को जब बच्चे घेर लेते तो वह वहीं अपनी पेटी खोलकर बैठ जाता। ठीक, प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो मुरली वाले की ही तरह खिलौने वाला भी मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेचा करता था, इसलिए मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण हो आया या उसकी याद आ गई। ठीक है, प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का यह कारण बताया कि इन कामों में उसे संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता है। नन्हे मुन्ने बच्चों के सानिध्य में वह अपना दुख भूल जाता है और कभी कभी इन्हीं के बीच उसे अपनी उन बच्चों की झलक भी मिल जाती है जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन के विषय में कोई नहीं जानता था। उसने अपनी मार्मिक कहानी पहले किसी से नहीं कही थी, लेकिन रोहिणी द्वारा अपनेपन से किए गए आग्रह के कारण मिठाई वाला अपने दुख व्यक्त कर देता है। ठीक है, तो भावनाओं में बहकर वह अपने घर परिवार के विषय में सब कुछ कह देता है। उसी समय रोहिणी के बच्चे आते हैं तो वह अपने हाथों से उन्हें मिठाई देता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि इस थोड़े से समय में उस परिवार के साथ उसका कोई आत्मीय संबंध स्थापित हो गया, इसीलिए वह मिठाई के पैसे लेने से इनकार कर देता है। अंतिम प्रश्न है आपका कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? इसमें आपको वैसे तो अपनी राय देनी है, पर एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके हिंट देती हूँ कि बरसों तक हमारे देश में पर्दा प्रथा रही है ना। जानते हैं आप, पर्दे के पीछे रहती थी औरतें, ढकी हुई रहती थी। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं। तो और औरतों को पुरुष की संपत्ति समझा जाता था। यही कारण है कि उन्हें समाज के सामने निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यह परिवार के मान के विरुद्ध समझा जाता था। परंतु आजादी के बाद से बहुत परिवर्तन आया। पहले बेटियों की शिक्षा दी गई और धीरे धीरे बहुओं के महत्व को भी समझा जाने लगा। ठीक है, तो अब स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। औरतों ने काफी तरक्की की है, ये आप भी देख रहे हैं। लगभग हर क्षेत्र में वह ऊंचे पर्दों पर आसीन है।
अब उन्हें अपने पति या पिता के नाम से अलग एक व्यक्तित्व के रूप में देखे जाने का दृष्टिकोण भी विकसित होने लगा है। परंतु आज भी कई ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में यह कुरीति चली आ रही है। हमारे अनुसार किसी भी समाज के स्वस्थ विकास के लिए यह सही नहीं है। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। स्त्रियों को भी यदि पुरुषों की तरह व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान किया गया तो वे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाने में कभी पीछे नहीं रहेंगी। ठीक है, ये है आपके 8 प्रश्नों के उत्तर। इन्हें आप सुनकर समझकर अपने शब्दों में अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा।